अशरीरी। अभी मैं एक अखबार के ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन एक साल पहले मैं एक बहुत ही गोपनीय काम करता था। वो बात किसी को बताना मना। अगर बता देता तो बात बिगड़ जाती, जान तो बचती ही नहीं, और सबसे बुरी बात ये थी कि नौकरी भी चली जाती। मगर इतना बताने में कोई हर्ज नहीं कि काम खबरें जुटाना था। कहाँ, क्यों, किसके लिए, ये सब आप ही सोच लीजिए। उस समय मेरी उम्र 22 थी। नाम तो मैंने बताया नहीं। हमारे पड़ोस के हरीश काका ने मुझे ये नौकरी दिलाई थी। पहले ही दिन मेरे बड़े साहब, साहब होने के बावजूद वे बिल्कुल काले थे, उन्होंने मुझसे कहा था, देखो, हमेशा गायब रहना। तुम मौजूद हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारी अलग से कोई शक्ल या चलने फिरने का तरीका या बात करने का ढंग दिख गया तो नौकरी चली जाएगी। कीचड़ वाले तालाब में एक बूंद गंदा पानी बने रहना, समुद्र के किनारे रेत का एक कण बनना, एक शब्द में कहूं तो सीधे अशरीरी हो जाना। जब बात करो तो क्या कह रहे हो ये समझ में आए, लेकिन तुम्हारी आवाज की पहचान अलग से नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी अपनी कोई शक्ल नहीं होनी चाहिए, ताकि तुम मर भी जाओ तो तुम्हारी शिनाख्त ना की जा सके। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस गायब रहना है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई जानने की भी जरूरत नहीं है। बोलो, कर पाओगे? मैंने कहा, जी हाँ सर। बड़े साहब बहुत गुस्सा हुए। फिर बात के ऊपर बात, क्या चुप रहना भी सिखाना पड़ेगा? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े साहब बहुत खुश होकर बोले, बहुत बढ़िया। तनख्वाह लेते समय नाम मत लिखना, अंगूठा मत लगाना। नाम तो बदला जा सकता है, लेकिन अंगूठे के निशान से सबको पहचाना जाता है। दुनिया के किन्हीं भी दो लोगों के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं होते। पहली तारीख को मेरे पास से तनख्वाह ले जाना। रजिस्टर में लिखा जाएगा, नष्टामी के बदले 200 रुपए। ठीक है, अब जा सकते हो। मैंने हाथ में रुमाल लपेटकर 3 उंगलियां दिखाईं। बड़े साहब हंसे और बोले, ठीक है, 300 रुपए ही, लेकिन याद रहे, मुसीबत में पड़ने पर हम कहेंगे कि हम तुम्हें नहीं जानते। मैं कमरे से बाहर आ गया। मुझे पता चला कि मेरा नया नाम अंग्रेजी अक्षर क्यू है। जहां कहीं भी कोई संदिग्ध खबर सुनाई देती थी, मैं खुद जाकर देखता, और फिर अब इसके बगल वाली गली में जो टूटे हुए टाइपराइटर के रैपर मिलते थे, उन पर टाइप करके जमा कर देता था। अगले 6 महीनों में मैं कहाँ कहाँ नहीं गया और क्या क्या नहीं देखा, इसका कोई हिसाब नहीं। फिर भी मुझे कोई देख नहीं पाता था। सड़क की भीड़ में मैं बिल्कुल घुल मिल जाता था। जहाँ भीड़ नहीं होती थी, सिर्फ टूटी दीवारें होती थी, मैं उस दीवार पर एक धब्बे की तरफ चिपका रहता था। एक बार एक चोरी के गोदाम में पूरे दिन मजदूरों में से एक बनकर गया और ढेर सारी गोपनीय खबरें ले आया था। बड़े साहब खुश हुए और मेरी तनख्वाह बढ़ गई थी। मैं सतर्क होकर एक बार फिर एक विदेशी मालवाहक जहाज में मैं पूरे दिन एक पीपे के रूप में रहा और लाखों रुपए का सोना खोजकर उन्हें दिलवा दिया। इसके लिए अखबारों में बड़े साहब की क्या तारीफ। खैर, पिछली बार के काम के आगे ये सब कुछ नहीं थे। सुना था कि गढ़िया की तरफ इतने समय से कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है, इसीलिए सबको शक हुआ कि जरूर कोई गुप्त साजिश चल रही है। इसके ऊपर जब सभी बंगाली अखबारों में एक छोटा सा नोटिस निकला, टिप बटन परिषद की पहली सभा -7, तब मुझे समझने में देर नहीं लगी कि गढ़िया में शुक्रवार को 7 बजे गुप्त सभा होगी। मैं लगभग अदृश्य रूप से बड़े साहब के कमरे से बाहर निकल रहा था कि उनके प्यारे चपरासी ने कहा, टिकट के बिना अंदर नहीं जाने देंगे। रूमाल लपेटकर मैंने हाथ फैलाया। उसने एक लाल कागज का टुकड़ा निकालकर कहा, 2 रुपए। मैंने एक उंगली दिखाई, उसे पैसे देकर टिकट जेब में डाला और चला आया। शुक्रवार को 5 बजे जब बस में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, मैंने चुन चुनकर सबसे ज्यादा भीड़ वाली बस पकड़ी। चढ़कर 4 लोगों के बीच इस तरह गायब रहा कि कंडक्टर ने टिकट नहीं मांगा। क्यों मांगेगा? मेरा तो कोई शरीर वरीर नहीं था कि बस में जगह घेरता। घड़िया में उतरते ही एक चाय की दुकान पर भीड़ देखकर मैं सीधे वहीं चला गया। एक बांध में बहुत ही हल्की, बहुत ही गुड़ वाली चाय लेकर मैंने तख्ते पर 10 पैसे डाल दिए। सस्ती तो होगी ही, सूखे साल के पत्तों से ये सब चाय बनानी होती है, चाय पत्ती डालते तो इस दाम पर नहीं दे पाते। बांध लेकर मैं एक बांस के खंबे के पीछे गायब हो गया। भीड़ में हंसी मजाक चल रहा था। शायद उस शुक्रवार तक 4 दिनों से जेब कतरी नहीं हुई थी। तुरंत समझ गया कि सभा जेब कतरों की है।
एक दुबला पतला आदमी चाय का बांध खत्म करके सामने के बांस के बागान की तरफ कदम बढ़ाते ही बाकी सब हाँ हाँ करके दौड़ पड़े। ओ साहब, ऐसा काम मत करना। उस बांस के बागान के रास्ते से सिर्फ एक ही जगह जाया जा सकता है। वो है कब्रिस्तान के घर का टूटा हुआ किला, भूतों का ठिकाना। दिन के उजाले में भी उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, कौवा, चील, कुत्ते, बिल्ली भी नहीं। वो आदमी डरते डरते इधर-उधर देखकर उल्टी दिशा में खेत का रास्ता पकड़ लिया। सबने राहत की सांस ली और अपनी अपनी जगह लौट गए। मैंने भी उस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जैसा मैंने सोचा था ठीक वही हुआ। खेत पार करके घूमकर वो फिर से बांस के बागान के उस पार वाला रास्ता पकड़ लिया। मैं उसके पीछे गायब होकर चलता रहा। सूखे पत्तों पर मेरे पैरों की जरा भी आवाज नहीं हुई, वरना इतने दिन क्या सीखा। उसके तुरंत बाद मेरा दिल धड़क से उछल पड़ा। सामने ही एक विशाल टूटा हुआ किला। वहां पहुंचकर रास्ता भी खत्म हो गया था। किले की चोटी ही बस दिखाई दे रही थी। चारों तरफ इतनी घनी झाड़ियां उगाई थी कि उससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस आदमी ने जरा भी नहीं रुका, सीधे जंगल के बीच से घुसकर किले की लोहे से बंधे विशाल मुख्य द्वार पर खड़ा होकर बगल में लटकी हुई एक रस्सी खींची और दरवाजा खुल गया। मैं भी उसके साथ ही अंदर घुस गया, उसे कुछ पता भी नहीं चला। अंदर घुसते ही एक गलियारा और उसकी दूसरी तरफ एक बड़े हॉल में सभा बैठी थी। क्या भीड़ और क्या भयंकर बहस! कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। ऊंची छत में कुछ रोशनदानों से हवा आती थी, वो भी इस तरह ढका था कि बाहर एक बूंद भी रोशनी नहीं जा रही थी। हालांकि कमरे में कुछ डेलाइट बल्ब जल रहे थी, पर उनसे कमरे का अंधेरा नहीं कट रहा था। दम घोंटू माहौल, एक सीलन भरी गंध, शायद कबूतरों की या चमगादड़ों की अथवा किसी और भयानक चीज की, कौन कह सकता है। मैं उस अंधेरे के साथ घुलमिलते हुए समझा कि कोई भी रोशनी नहीं चाहता। किसी का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। सबकी वेशभूषा, शक्ल, गर्दन झुकाकर बैठने और तिरछी नज़र से देखने की आदत एक जैसी थी। इनमें और मुझ में रत्ती भर भी फर्क नहीं देखकर मैं निश्चिंत होकर अदृश्य रूप से दरवाजे के पास एक खंभे से टिककर खड़ा हो गया। बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ वही एक था, बाकी सब बंद थे। शायद 100 साल से नहीं खुले थे और खुल भी नहीं सकते थे। बिल्ली जैसी पतली आवाज में जो कहा जा रहा था उसका कुछ कुछ मैं समझ पाया। भी यूनियन बनाना चाहते थे, लेकिन दुश्मनों की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। आज के इस कुख्यात मिलजन स्थान पर किसी बाहरी व्यक्ति के अनाधिकार प्रवेश की कोई संभावना नहीं थी। अचानक मैं चौंक गया। एक गांव के बगल वाले सबसे अंधेरे कोने से सरसर करके कोई छत की अस्पष्टता से नीचे उतरकर मेरे खंबे की दूसरी तरफ खड़ा हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वक्ता अपने पतले पतले हाथ पैर हिलाते हुए बोले चले, साधारण नागरिकों के अधिकार से हमें क्यों वंचित किया जाएगा? जनता से हम अलग नहीं हैं। कोई हमें पहचान कर तो दिखाए, कोई बताए तो सही कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी आवाज कैसी है, हमारी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। करीब 10 और छायादार आकृतियां इस कोने से उस कोने से निकलकर धुंधलेपन में घुल मिल गई। वक्ता थोड़ा हिचकिचाकर बोले, हमें एक ठिकाने की जरूरत थी। इससे बेहतर ठिकाना कहाँ मिलेगा? हम ही तो असली अशरीरी हैं। सबकी आंखों के सामने काम करते हैं, कोई हमें देख नहीं पाता। ये ईंट का छोटा सा टुकड़ा फेंककर आज यहाँ हम अपनी चौकी स्थापित करेंगे। इतना कहकर उन्होंने ईंट हाथ में उठा ही ली थी, तभी कमरे में एक शोरगुल उठा। नहीं 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 नहीं। उसके बाद ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने कोने से 25-30 छाया मूर्तियां वक्ता पर झपट पड़ी। मैं अदृश्य रूप से स्तब्ध खड़ा रहा। वक्ता कौंख की आवाज करके बैठ गया। अचानक वक्ता के बगल में बैठा एक छूछू मुंह वाला आदमी गरज उठा, नटे, भजा, कार्तिक, ये क्या कर रहे हो? ये है समस्या। उसके साथ ही अदृश्यता का भाव छोड़कर लगभग 50 लड़के खाली हाथ ही मंच पर चढ़ गए। बाप रे, वे उन छाया मूर्तियों को भयानक तरीके से पीटने लगे। उसी बीच वक्ता उठकर दौड़ पड़ा। मैंने अपने जीवन में ऐसी मार कभी नहीं देखी। आगंतुकों को ऊपर से नीचे तक धाए धड़क्का मारा गया। उसी बीच किसी ने शोर मचाया, ये सब पुलिस के जासूस हैं, अशरीरी बनकर आए हैं, मारो मारो। भजा क्या देख रहा है? भजा बोला, फिसल रहे हैं भाई। आखिरकार उन्हें पीठ दिखाकर भागना पड़ा। सुड़त सुड़त करके मंच से उतरकर सीधे पानी के बहाव की तरह भीड़ में से निकलकर कमरे के एकमात्र दरवाजे से वो सब पलक झपकते ही बाहर निकल गए। पुलिस की ट्रेनिंग को सलाम।
शायद मैं थोड़ा असावधान हो गया था। उस अजीब घटना को देखने के लिए शायद मैं भीड़ से थोड़ा अलग हो गया था, क्योंकि भागते भागते आखिरी आदमी ने मुझे देख लिया और मुझे लगभग गोद में उठाकर बाहर जंगल में फेंक दिया और कहा, चलो चलो क्या देख रहा है। ये कहकर वो एक श्योरा पेड़ की डाल पर चढ़ गया। तब तक नटे और भजा डीलाइट लिए दरवाजे पर दिखाई दे चुके थे। उस रोशनी में मैंने देखा कि जो आदमी पेड़ पर चढ़ रहा था उसकी एड़ियां आगे की तरफ थीं। तभी मैं पेड़ पौधों के साथ घुल मिलकर मूर्छित हो गया। उन्होंने शायद मुझे नहीं ढूंढा, हालांकि मैं वहां हूं ये भी वे नहीं जानते थे। किसी ढूंढते। मैं बड़े साहब के पास फिर कभी नहीं गया। आजकल अखबार के लिए खबरें जुटाता हूं। हाँ, बिल्कुल गायब होकर।